Hi guys, we are going to do history second chapter today, Europe and India. I'm sharing the screen. Can you see the screen, all of you? Yes. So during the modern period, Yes, the various happenings in Europe had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. तो मॉडर्न पीरियड में अपने साथ क्या क्या हुआ उस पर यूरोप का काफी हद तक अपने ऊपर इम्पैक्ट है. तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें यूरोप में इस टाइम पे क्या हुआ ये समझना बहुत जरूरी है. Period of Renaissance. In history of Europe, the last phase of medieval period, that is 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. During this period, Reformation, religious reform movement, and geographical discoveries laid the foundation of the modern era. Hence, this period is also known as the Age of Renaissance. तो मिडिवल पीरियड जो है 13वां से मतलब जो 16th सेंचुरी तक चला 7th सेंचुरी से उसका जो लास्ट फेज है जो 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच का उसको पीरियड ऑफ रेनेसां कहते हैं. अच्छा, रेनेसां क्या होता है? रेनेसां मतलब रिवाइवल. रेनेसां मतलब रिवाइव होना, नया वापस से चीजों को नया करके लेके आना, उसको रेनेसां कहते हैं. रेनेसां जो वर्ड है उसका वो मतलब है. तो ये वर्ड क्यों यूज किया गया? ये इसलिए यूज किया गया क्योंकि लोगों के अंदर बदलाव, रिलीजियस मूवमेंट्स में बदलाव, नए जोग्राफिकल डिस्कवरी, मतलब नई जगहों को ढूंढना, मतलब हर चीजें नई तरीके से करने की जो चाह और जो तरीका यूरोप में पाया गया था इस टाइम पे, इस वजह से इस टाइम को एज ऑफ रेनेसां कहा गया है. During this period in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development. During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus. There was a change in the outlook of treating each other as a human being. Instead of religion, man became center point of all ideologies. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आर्किटेक्चर, आर्ट और फिलोसफी के ऊपर बहुत सारे वापस से बहुत सारा जोर दिया गया. ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन को बहुत जोर दिया. इससे पहले क्या रिलीजन 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 ही लोग बात करते थे. अगर तुम क्रिश्चियन हो तो क्रूसेड वॉर्स के बारे में बात करो, अगर तुम जूइश हो तो होली लैंड के बारे में बात करो, अगर तुम इस्लामिक हो तो तुम भी होली लैंड के बारे में बात करो. तो ये सब रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट था. इससे पहले लोग सिर्फ रिलीजन के नाम पे लड़ रहे थे. लेकिन जो रेनेसां पीरियड आया यूरोप में, इस पीरियड पे लोगों ने अचानक इंसान के बारे में ज्यादा बात करने लग गए. रिलीजन की जगह पे इंसान जो था वो आइडियोलॉजी का सेंटर बना. यहाँ पे नीचे एक फोटो है बहुत ही फेमस आदमी का, लियोनार्डो दा विंची. He is recognized as an all-round personality of the period of Renaissance. He was well versed in different branches of science and art. He had mastery over varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc. But he became world-renowned as a painter. His paintings of Mona Lisa and The Last Supper became immortal. तो लियोनार्डो दा विंची जो है ये रेनेसां पीरियड के बहुत ही फेमस और जाने माने पर्सन है. एक्चुअली ये आजकल के लोग इनको खाली एज अ पेंटर जानते हैं, बट ये बहुत ही फेमस थे बाकी साइंस और ब्रांच के आर्ट्स में. ये स्कल्पचर बनाते थे, आर्किटेक्चर में काम करते थे, इन्होंने मैथमेटिक्स में काम की, इंजीनियरिंग में काम किया, म्यूजिक में काम किया. इनफैक्ट इनका विट्रूवियन मैन और मतलब ये मल्टी टैलेंटेड आदमी थे. ये उल्टा लिखते थे, बहुत कुछ इन्होंने किया है लाइफ में. इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं फटाफट नहीं दे पाऊंगा, बट अगर आपको कभी टाइम होगा तो इनके बारे में रिसर्च करिएगा. ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी था और इसने इसके छोटे से लाइफ में बहुत कुछ किया था. इसकी ये जो पेंटिंग यहाँ पे दिख रही है ये इसने खुद बनाई है और ये इसकी सेल्फ पेंटिंग है. यही दुनिया भर में लोग देखते हैं जब उनको लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग देखनी होती है. मोनालिसा जो कि बहुत ही फेमस वर्ल्ड पेंटिंग है वो भी इन्होंने बनाई, और लास्ट सपर भी इन्होंने बनाई है जिसमें क्राइस्ट बाकी के अपने डिसाइपल्स के साथ आखिरी बार खाना खाते हैं. तो ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स है इसके वजह से ये बहुत ही फेमस इंसान है. The reform movement spread throughout all sectors of human life. Through knowledge, science, as well as different sections of art, we can observe the discoveries of reform movement. तो जो reforms हो रहे थे, ये human life के हर section में travel किए. इनके मतलब साइंस के बारे में या आर्ट के अलग अलग सेक्शन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या डिस्कवरीज हुए इस रिफॉर्म मूवमेंट में. The art and literature of Renaissance period depicts sentiments and emotions of human being. Literature was produced in local language for better understanding to the common people. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press.
Due to this discovery, new ideas, concepts, and knowledge reached to all sections of society. तो आर्ट और लिटरेचर, लिटरेचर यानी जो हम लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये जो आर्ट और लिटरेचर जो इस समय का है, रेनेसां के पीरियड का है, ये ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट्स और इमोशंस के बारे में बहुत बात करता है। इससे पहले जो बुक्स लिखी जाती थी वो लैटिन में लिखी जाती थी, जो कि हर आदमी नहीं पढ़ पाता था। तो इस जमाने में लिटरेचर लोकल लैंग्वेज में लिखी जाने लगी। जर्मन हो गई, इंग्लिश हो गया, स्पेनिश हो गया, इटालियन हो गया, ये जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस थे इसके अंदर ही ये लोग ये लिखने लग गए, क्या बोलते, लिटरेचर लिखने लग गए। जिस वजह से क्या हुआ कि नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स, नए नॉलेज सब लोगों को पहुंचने लगा। ठीक है। Now coming to religious reform movement. The independent intellectuals attacked the old religious ideologies of the Roman Catholic Church. The Christian priests were taking advantage of the ignorance of people and were indulged in unnecessary rituals. They looted the people in the name of religion. The movement that began against it is known as religious reform movement. Due to this movement, human freedom and rationalism gained more importance. तो जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो बहुत ही पावरफुल चर्च था उस टाइम पे। वो एक टाइम था कि जब पोप की वैल्यू किंग से भी ज्यादा होती थी, और ये इसका फायदा उठा के कुछ प्रीस्ट जो है वो बिना मतलब के रिचुअल्स करवाते थे लोगों से, लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लेते थे, लोगों से पैसे ले लेते थे। तो ये सारी चीजें करके वो लूट रहे थे रिलीजन के नाम पे। तो बहुत से जो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसको कहते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसके वजह से ह्यूमन फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और चर्च को स्टेट से अलग कर दिया गया, मतलब चर्च का जो कंट्रोल था उसको कम कर दिया गया। Geographical discoveries. In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trading routes joining Asia and Africa, Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. This led to a new phase of geographical discoveries. तो 1453 में क्या हुआ, ओटोमान ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि अभी के टर्की के इस्तांबुल में है, उसको ऊपर कब्जा करके टर्क्स ने रास्ता बंद कर दिया। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो पहले इस रास्ते से एशिया आती थी, चाइना आती थी और एंशिएंट सिल्क रूट से सामान लेके जाती थी, अब उनको दूसरे रास्ते ढूंढने पड़े क्योंकि अब उनका जमीन का रास्ता बंद हो चुका था। तो कौन से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई देखेंगे हम यहाँ पर। ड्यूरिंग 15th century, European sailors went on expedition to discover sea route to India. In 1487 AD, Bartholomew Diaz, a Portuguese sailor, began for his expedition in search of Asia, but reached the tip of African continent, which we now know as the Cape of Good Hope. In 1492 AD, Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west, but reached on the eastern coast of the continent of America. In 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast in Calicut. तो इनका जो assumption था वो सही था। इनका assumption क्या था कि अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ जाके हम थोड़ा ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम इंडिया पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो बार्थोलोमेव दियास ने कोशिश किया, उसका प्रॉब्लम ये हो गया कि वो अफ्रीका को ही इंडिया समझ के वहीं पे रुक गया। क्रिस्टोफर कोलंबस उल्टा किया, उसने बोला कि हम ईस्ट की तरफ जाने से अच्छा, क्योंकि दुनिया गोल है, हम अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम घूमते घूमते इंडिया तक पहुंच ही जाएंगे। उसका भी लॉजिक सही था। प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत जल्दी रुक गया, उसको और जितना उसने ट्रैवल किया था उतना वो और ट्रैवल करता तो शायद वो इंडिया तक भी पहुंचता, बट वो अमेरिका के ही वेस्टर्न कोस्ट को इंडिया समझ बैठा, क्योंकि अमेरिका उनके मैप में था ही नहीं। उस जमाने में उनके मैप में अमेरिका नहीं था, उनके पास जो मैप था उसमें अमेरिका का कोई नामो निशान नहीं था। तो उनको क्या लगा कि अगर मैं वेस्ट की साइड जाऊंगा तो इंडिया ही पहला चीज आएगा, बट अमेरिका की खोज इस वजह से 1492 में पहली बार हुई। तो अमेरिका इतना नया है, आज से सिर्फ 500 साल पहले तो हमें मिला है, और उस टाइम पे जो नेटिव अमेरिकन थे फिर उनको हटा के उस पर कॉलोनी सेट करके, मतलब जो भी अमेरिकन हिस्ट्री है वो पिछले 300-350 साल की है। इंग्लैंड में दुकानें हैं जो 1200 साल 1500 साल पुरानी है। तो कंपेयर टू दैट अमेरिकन हिस्ट्री बहुत ही नई है। नाउ कमिंग टू इंडिया, 1498 में पोर्चुगीज सेलर वास्को डी गामा वो केप ऑफ गुड होप के यहाँ पे नहीं रुक के और आगे आए और उन्होंने इंडियन कोस्ट कैलिकट पे अपनी शिप को लैंड किया। Intellectual revolution in Europe. Due to the changes during the Renaissance period, Europe proceeded from medieval to modern age. Intellectual revolution took place in the same
it took place in the same period. The society starts stepping out of the past ignorance and blind faith. The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. All these changes are addressed as intellectual revolution, which gave further momentum to scientific discoveries in Europe. तो जो भी चेंजेस रेनेसां पीरियड में आए, इसके वजह से यूरोप जो है वो मिडिवल से मॉडर्न एज की तरफ कन्वर्ट हुआ. इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी इसी जमाने में हुआ. सोसाइटी जो थी वो बिना मतलब के अंधश्रद्धा से बाहर निकलकर हर चीज को चेक करने लगी कि कोई चीज का वैल्यू है या नहीं है. ये सारे चेंजेस को इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन कहा गया. रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर. In the early stages of in this early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place. Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period is known as the Age of Revolutions. During this period, there was development of parliamentary democracy in England. There was a change in the forms of cabinet system. The Bill of Rights 1689 laid limitations on the power of the king. The sovereignty of the parliament was established. तो politically भी काफी कुछ change हुआ इस time पे. तो पॉलिटिकली भी काफी कुछ चेंज हुआ इस टाइम पे. पॉलिटिकल फ्रीडम के नाम पे बहुत सारी चीजें आई. मेन तो ये था कि रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए 18th और 19th सेंचुरी में, जिसको अब एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहा गया. इसी टाइम पे कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुई. बिल ऑफ राइट्स जो 1689 में किंग जेम्स के टाइम पे लगी, इसके वजह से किंग के जो पावर्स थे वो लिमिटेड हो गए और पार्लियामेंट जो था वो उसका सोवेरेनिटी एस्टैब्लिश हो गया. यानी पार्लियामेंट ऑल्दो किंग के अंतर्गत ही आता था, लेकिन वो अपने आप में आजाद था रूल्स बनाने के लिए और किंग उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता था. ऐसा इंग्लैंड में 1689 में ही हो गया. सोचो, जो देश के खुद के इंडिपेंडेंस 1689 में आ गई थी अपने ही राजा से, वो फिर अपने ही राजा का रूल दुनिया के दूसरे कंट्रीज पे कैसे थोप सकता था? ये कितना गलत था. बट उस जमाने में लोगों को ये चीज नहीं समझी. अब अगर हम सोचते हैं तो अभी हमको समझ में आता है कि टेक्निकली देखा जाए तो ब्रिटिशर्स थे जब खुद अपने किंग को कंप्लीट पावर देने से मना करके रखा था, तो दूसरी कंट्रीज के अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर क्यों ऐसा किया, ये समझना बड़ा मुश्किल है. Now coming to American War of Independence. With a background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. With the discovery of America, the European continents turned their attention towards this continent. This imperialist countries took control of different regions of America and established their colonies. England established 13 colonies on the east coast of America. Initially, England had nominal domination over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies. The people in America revolted against it. England declared war to suppress these colonies. American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won against England. This event is known as the American War of Independence. A new nation known as the United States of America with a federal government, written constitution and based on the principles of democracy was born. तो अमेरिका जो था वो ढूंढा गया था सिर्फ 1500 के साल में, बराबर. तो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे उन्होंने अपनी कॉलोनी सेटअप की. इसमें बहुत से लोग खुद से आए थे, बहुत से लोगों को उनके सरकार के राजाओं ने भेजा था. जब ये लोग आए तो इसमें से इंग्लैंड की तरफ से जो 13 कॉलोनीज थी वो सब ईस्ट कोस्ट के पास थी, यानी कि न्यूयॉर्क के आसपास थी. न्यूयॉर्क में या फिर उसके आसपास के एरियाज में ही सब सेटल थी. जब ये लोगों के ऊपर इंग्लिश टैक्सेस बढ़ते गए तो ये लोग सोचे कि हम इंग्लैंड के गवर्नमेंट से भाग के इधर आए. अब यहाँ पे भी अगर हमारे ऊपर इंग्लैंड ऑपरेट करेगा तो फिर हमें उससे अच्छा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाना चाहिए. तो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया, जिसके बदले में अंग्रेजों ने और इनके ऊपर प्रेशर डाला, जिसकी वजह से एक वॉर हुआ जिसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है. और जॉर्ज वॉशिंगटन इसके में अंग्रेज के खिलाफ जीत गए और एक नया देश जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया. यानी कि इंग्लैंड अमेरिका को आज इतना सक्सेसफुल क्यों है, उसका एक रीजन ये भी है कि अमेरिका को हमसे तकरीबन 180 साल पहले आजादी मिल चुकी थी. अगर हमें भी 180 साल पहले आजादी मिली होती तो शायद हम भी अच्छी कंडीशन में होते. वैसे फिर भी हमने आज पिछले 70 सालों में काफी कुछ कवर किया है और आज इंडिया दुनिया के अच्छी कंट्रीज में से एक माना जाता है. इतने बड़े प्रॉब्लम्स को भी हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली आने वाला फ्यूचर और आप लोगों का टाइम जो है वो अच्छा है
और होपफुली आप लोग इसको अच्छे से मैनेज करेंगे। नाउ कमिंग टू, कहाँ गया यार, coming to French Revolution. 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. This event is known as French Revolution. The French Revolution gave to the world the three values of liberty, equality, and fraternity. In world history, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution have a very important place. तो French Revolution बहुत important चीज था, although तो बहुत कम समय तक रहा, लेकिन फ्रांस के जो लोग थे वो अपने राजा के और राजशाही से बड़ा परेशान थे और उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अगले साल की हिस्ट्री की बुक्स में मिलेगा जब आप 9th में जाएंगे। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि यहीं से हमको दुनिया के 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज, लिबर्टी यानी कि आजादी, इक्वालिटी यानी बराबरी और फ्रेटर्निटी यानी कि वोट करने की आजादी, ये उसी जमाने में यहाँ से ही निकली। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कमिंग टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। In the latter period of 18th century, there were many technological innovations in Europe. There was production with the help of machines running on steam. The cottage industries were replaced by big factories. Machines came to be used instead of handlooms. Railway and steamer became the mode of transportation. The age of machines began, and that is known as Industrial Revolution. Industrial Revolution began in England and then spread in other parts of West. During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described as world's factory. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो भी बहुत जल्दी यूरोप में आ गई। 18th सेंचुरी में ही मशीन्स बनने लग गई, ये लोगों ने स्टीम इंजन आइडेंटिफाई किया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सेटअप की। हैंडलूम की जगह पे मशीन्स की फैक्ट्रीज बने, रेलवेज बने और ये सब चीजों की वजह से ये दुनिया के बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाने लगे, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारा पैसा आने लगा। तो ये लोग क्या करते थे, कॉलोनी सेटअप करते थे, वहां से रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदते थे, अपनी कंपनियों में उसको बनाते थे, फिनिश गुड करके अपनी कॉलोनी में महंगे दामों में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो अंग्रेजों ने पिछले 300 साढ़े 300 साल में इतना ज्यादा मुनाफा कमाया कि अब भी उनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है। Rise of capitalism. With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. Many traders came forward to trade with Eastern countries through the sea route. It was not easy to carry out trade single-handedly, and hence many traders came together and started trade. Thus, there was rise of many trading companies. Trade with Oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperity. Hence, European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. This led to accumulation of wealth in Europe. This property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to rise of capitalist economic system in Europe. तो जो ट्रेडिंग शुरू हुई, जब ये लोगों ने इन एशियन कंट्रीज से ट्रेडिंग चालू किया, तो इन लोगों को मालूम पड़ा कि एशिया में ट्रेडिंग का बहुत मुनाफा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मिलती हैं वो इंग्लैंड में या यूरोप में नहीं मिलती। तो थोड़ा सा भी अगर हम यहाँ से खरीद के लेके जाएं तो वहां हमें बहुत पैसा मिलेगा, और यहाँ के लोगों को ऑब्वियसली पता नहीं था कि क्या कीमत है। तो ये लोगों ने पहले तो ट्रेडिंग शुरू की, बट जब ट्रेडिंग से बहुत पैसा आने लगा तो राजा ने सपोर्ट और कंसेशन देना शुरू किया, जिसकी वजह से ये लोग बहुत पावरफुल हुए और ये जो इकोनॉमी का जो सिस्टम था वो कैपिटलिस्ट बनता गया। Colonialism. Colonialism means one country exploiting another country by making it into a colony. A powerful country on the basis of economic and military strength occupies another region and establishes its political supremacy. This is known as colonialism. This tendency of colonialism led to rise of imperialism among the Europeans. तो colonialism क्या होता है? कॉलोनी बनाना यानी कि जब एक पावरफुल देश जिसके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा आर्मी है, वो किसी नॉन पावरफुल देश के ऊपर अपनी पॉलिटिकल छाप छोड़ता है और उसके ऊपर कंट्रोल जाहिर करता है, तो वो उस देश की कॉलोनी बन जाती है, यानी कि वो देश उस देश का गुलाम बन जाता है। और ये यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनीज बनाया। इनफैक्ट 17th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी के बीच में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के ऊपर यूरोपियंस का ही राज था, खाली अमेरिका एक जगह था जहां पे इंडिपेंडेंस आ चुकी थी। इसके वजह से इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद बनने लगा। अब कंट्रियों का जो था वो अपने आप को तब पावरफुल मानती थी जब उनके बहुत सारे छोटे छोटे कॉलोनीज हर जगह फैले हों। तो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पोर्चुगल हो गया, बेल्जियम हो गया, ये सब कंट्रीज ने बहुत सारी कॉलोनीज एशिया और अफ्रीका में बनाई। Imperialism. Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. Many countries from Asian and African continent fell prey to the imperialist aspiration of the European nations. तो एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कई देशों के ऊपर यूरोपियन नेशंस का imperialist aspiration फैला और जिसके वजह से बहुत इन्होंने डोमिनेट किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। Imperialism of British East India Company in India. There was a competition among European countries for acquiring trade monopoly in India.
The British established British East India Company in 1600 AD to carry out trade in India. The company took permission from Emperor Jahangir and established its factory in Surat. The trade between India and England was carried through this company. तो 1600 एडी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी वाले आए तो उन्होंने शहनशाह जहांगीर से परमिशन ली और अपनी एक फैक्ट्री सूरत में सेटअप की. जहांगीर की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अगर वो फैक्ट्री नहीं सेटअप होती तो ब्रिटिशर्स कहीं और चले गए होते और हमारे पे राज नहीं करते. मुगलों का राज फिर भी राजशाही का था, बट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने 150 साल के अंदर ही इंडिया के ऊपर धीरे धीरे पूरी तरह कैप्चर कर लिया. और ये ब्रिटिश सरकार नहीं थी, एक कंपनी थी, तो ऑब्वियसली इनका मेन मोटिव प्रॉफिट था, जिसके वजह से इन्होंने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया 1857 तक. आराम से. So now coming to struggle between English and French. England and France were rivals in the competition for trade in India. Due to this, there were 3 wars fought between them, which are known as Carnatic Wars. In the third Carnatic War, England finally defeated France. Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India. तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ट्रेड के लिए कंपटीशन कर रहे थे, जिसके वजह से लोग ने वॉर्स लड़े, उनको कार्नेटिक वॉर कहते हैं. तीसरे वॉर में फ्रांस हार गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया. Now coming to foundation of company rule. तो बंगाल जो था वो इंडिया का सबसे अमीर प्रोविंस था उस टाइम पे. 1757 में सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब थे बंगाल के. ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर से जो परमिशन मिला था उसका गलत फायदा उठा के फैक्ट्री के आसपास पोतबंदी कर दी. पोतबंदी यानी कि फोर्ट बना दिया. अब फोर्ट जो होता है बिना नवाब के परमिशन के बनाने का मतलब है कि नवाब के राज के ऊपर सवाल उठाना. तो सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया वो फैक्ट्री, जिसकी वजह से इंग्लैंड बहुत नाराज हुआ. रॉबर्ट क्लाइव जो था उस टाइम पे उनका ये था गवर्नर. उसने क्या किया, उसने मीर जाफर को पैसा खिलाया. मीर जाफर जो था वो कमांडर था नवाब की आर्मी का, और मीर जाफर को कहा कि तेरे को हम राजा बना देंगे बंगाल का. ऑब्वियसली घर का ही दुश्मन जो है वो हमको खत्म करता है. तो मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया, और जब प्लासी में युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला हार गए. Mir Jafar became the Nawab of Bengal. The support of British, but later he started protesting against the British, and hence his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab. Mir Qasim tried to put restrictions on the illegal trade of British, and hence once again Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. तो ये लोगों ने लिटरली मतलब उस टाइम पे बंगाल के ऊपर कैप्चर करने के लिए बेवकूफ बनाया तो मीर जाफर को. और जब मीर जाफर को लगा कि ये लोग गलत कर रहे तो उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया. जब मीर कासिम को लगा गलत कर रहे तो वापस से मीर जाफर को बनाया. मतलब बेसिकली पावर को ये लोगों ने यूज किया. ये लोग इससे कंटाल गए थे. तो टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम, Shujauddaulah, the Nawab of Ayodhya, and Mughal Emperor Shah Alam formed an alliance and ran a campaign. In 1764, Battle of Buxar was fought in Bihar. After this battle, British East India Company got the right to collect the revenue from Bengal province as per the Treaty of Allahabad. In this manner, the foundation of British rule in India was laid in Bengal. तो बंगाल में राज करने के लिए लोगों ने जब मुगल एम्परर शाह आलम ने और अयोध्या के नवाब ने लोगों ने मिलकर जब हमला किया, तो क्योंकि ये लोग नहीं जीत पाए तो इनकी एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी के तहत अब बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगान लेने के लिए तैयार होगी, जिसका मतलब कि अब उनका वहां पे राज्य स्थापित हो गया. हैदर अली जो मैसूर के स्टेट के थे, इन्होंने बगावत की और मैसूर पे कब्जा पा लिया. इनकी मौत के बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान जो थे वो राजा बने मैसूर के. वो
अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन टीपू सुल्तान जो थे वो श्रीरंगपट्टनम में 1799 में मर गए और ब्रिटिश ने मैसूर टेरिटरी के ऊपर भी कंट्रोल पा लिया। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि हैदर अली ने अपने राजा के खिलाफ, जो कि वोडेयार्स थे, उनके खिलाफ बगावत करके स्थापित किया था। तो ब्रिटिशर्स के पास एक तरह का मॉरल ये था, बट स्टिल टीपू सुल्तान बहुत ही फेमसली लड़ा उनके खिलाफ, बट वो जीत नहीं पाया। British control over Sindh. To strengthen the British power in India, the English turned their attention towards northwest frontier. They feared that Russia might attack India through Afghanistan, and hence the English started establishing their influence over Afghanistan. The route towards Afghanistan went through Sindh. The British understood the importance of Sindh, hence captured it in 1843. तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि रशिया हमला करेगा, इसके लिए अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस लाने के लिए इन्होंने सिंध को 1843 में कैप्चर किया। Finally, coming to the fall of Sikh power. In the beginning of 19th century, the power in Punjab was in the hands of Ranjit Singh. After the death of Ranjit Singh, his minor son Duleep Singh came to the throne. On his behalf, his mother, Queen Jindan, looked after the state affairs, but could not keep control over the officers. Taking advantage of this situation, the British bribed some of the Sikh Sardars. The Sikh community thought that the British will attack Punjab, and hence they launched an attack on the British. In the first Anglo-Sikh war, the Sikhs were defeated, but still Duleep Singh remained on the throne. But the growing impact of British over Punjab was not acceptable to the Sikhs. Mulraj, officer of Multan, revolted against the English. Thousands of Sikh soldiers participated in the war. In the second war, the Sikhs had to face defeat again. In 1849, the British finally captured the entire region of Punjab. And 1849 में पंजाब भी गिर गया। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी जिंदा थे, तब तक तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी हमला करने की। लेकिन जब वो मर गए तो उनके बेटे जो छोटे थे दुलीप सिंह, वो राजा बने। उनकी जगह पे उनकी माँ मैनेज कर रही थी, बट ऑब्वियसली बहुत से सरदारों ने एक लेडी से ऑर्डर्स नहीं लिए, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होने की वजह से अंग्रेजों को फायदा हुआ। मराठास जो थे वो लास्ट सबसे स्ट्रॉन्ग ये थे, रूलर्स थे इंडिया में। इनफैक्ट मुगलों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जब ब्रिटिशर्स आए। तो मराठास को कैसे हराया और उनकी जगहों को कैसे कैप्चर किया, ये अब हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है?